नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका विचारों की इस गहरी दुनिया में। नमस्कार। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो ध्यान, ज्ञान और आत्मबुद्धि का मार्ग, इससे जुड़े कुछ विचार हैं, कुछ नोट्स हैं और ये एक ऐसा सवाल खड़ा करते हैं जिस पर शायद हम अक्सर सोचते नहीं। सही कहा। आमतौर पर हम ध्यान को कैसे देखते हैं? ज्यादातर तनाव कम करने या बस मन शांत करने का एक तरीका? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत हमें थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ध्यान इससे कहीं ज्यादा है। मतलब क्या ये वो प्राचीन रास्ता हो सकता है जिसका जिक्र हमें उपनिषदों में मिलता है, गीता में मिलता है? ज्ञान पाने का रास्ता और सच्ची बुद्धि पाने का। हाँ, वही ज्ञान और बुद्धि का मार्ग। बिल्कुल। और देखिए, यही आज हमारी पड़ताल का विषय भी है। हम यही समझना चाहेंगे कि ये जो प्राचीन शास्त्र हैं हमारे, जैसे उपनिषद है, गीता है, और जो थोड़ी बहुत आधुनिक समझ हमें मिल रही है खासकर न्यूरोसाइंस से, ये सब मिलकर ध्यान को ज्ञान और ये आत्मबुद्धि विकसित करने के एक शक्तिशाली साधन के तौर पर कैसे देखते हैं। क्या ये वाकई संभव है? देखिए, इसकी बुनियाद मेरे ख्याल से इस विचार पर टिकी है कि मन को साधा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, और जब मन सध जाता है, मतलब नियंत्रित हो जाता है, तो वो एक साफ आईने जैसा हो जाता है जिसमें फिर आत्मज्ञान झलक सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सदियों पुरानी समझ है हमारी। हाँ, जैसे स्रोत में छांदोग्य उपनिषद के एक सूत्र का हवाला भी दिया गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हाँ, 7.1.3। यानी सत्य ज्ञान ही अनंत ब्रह्म है, परम सत्य। ज्ञान को मतलब कितनी ऊंचाई पर रखा गया है, इसे परम लक्ष्य माना है। और सिर्फ उपनिषद ही नहीं, भगवत गीता में भी अगर आप देखें, खासकर छठे अध्याय के श्लोक 5 और 6 में हाँ। आत्मसंयम और ध्यान की शक्ति पर कितना जोर है। हम्म। वहां तो सीधे तौर पर कहा गया है कि अपने मन को ही अपना मित्र बनाओ, उसे अनुशासित करो, कि यही आत्मोद्धार का मार्ग है। और इसी अनुशासन से परम ज्ञान की दिशा मिलती है। वरना तो मन शत्रु भी बन सकता है अगर उसे बेकाबू छोड़ दिया जाए। और कमाल की बात यह है, जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ दर्शन या फिलॉसफी की बात ही नहीं रही। अब स्रोत इशारा करते हैं कि आधुनिक विज्ञान, मतलब ये न्यूरोसाइंस जो है, वो भी अनजाने में इन्हीं दिशाओं में कुछ संकेत दे रहा है। जी। जैसे ध्यान के दौरान मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगों की गतिविधि का बढ़ना। ये क्या है? हाँ, और ये तरंगे कोई मामूली चीज नहीं है। देखिए, स्रोत के अनुसार वैज्ञानिक शोध क्या बताते हैं कि अल्फा तरंगे शांत पर सजग आराम की स्थिति से जुड़ी हैं। अच्छा। एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें दिमाग नई जानकारी ग्रहण करने के लिए ज्यादा खुला होता है, तैयार होता है। और थीटा तरंगे तो और भी गहरी हैं। इनका संबंध गहन ध्यान, स्मृति निर्माण यानी मेमोरी फॉर्मेशन, और यहाँ तक कि अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और रचनात्मक सोच, क्रिएटिविटी से जोड़ा जाता है। अरे वाह। ऐसा लगता है ना जैसे हजारों साल पुराना अनुभव और आज का विज्ञान कहीं ना कहीं एक ही दिशा में इशारा कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये होता कैसे है, मतलब ध्यान असल में ज्ञान को बढ़ाता कैसे है? स्रोत इसके पीछे कुछ ठोस कारण बताते हैं ना? हाँ, सिर्फ तरंगों का बढ़ना ही तो काफी नहीं होगा शायद। बिल्कुल। स्रोत दरअसल 3 मुख्य प्रक्रियाओं पर रोशनी डालते हैं। पहली है मानसिक स्पष्टता, माइंड क्लैरिटी। मानसिक स्पष्टता? हाँ, सोचिए, अगर पानी गंदला हो तो क्या आप उसके तल को देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान ठीक यही करता है। हमारे मन में जो अनगिनत विचार चलते रहते हैं, अक्सर बेकार के, उनका शोर शांत करता है। जब ये शोर कम होता है तो मन क्या होता है? स्थिर होता है, पारदर्शी हो जाता है। और ऐसा साफ मन चीजों को सही नजरिए से देख पाता है, बेहतर तर्क कर पाता है, समस्याओं का ज्यादा प्रभावी विश्लेषण कर सकता है। इष्ट समझ आता है। एक शांत मन बेहतर सोच सकता है। हाँ, दूसरा कारण क्या बताया गया है? दूसरा है केंद्रित जागरूकता, फोकस्ड अवेयरनेस। फोकस्ड अवेयरनेस? हाँ, ध्यान का अभ्यास, चाहे वो हम अपनी सांस पर करें या किसी मंत्र पर या किसी विचार पर, ये हमारी एकाग्रता की मांसपेशी को मजबूत करता है। जैसे जिम में मसल्स बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये बढ़ी हुई एकाग्रता सिर्फ ध्यान के समय ही काम नहीं आती, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में फैल जाती है। अच्छा। स्रोत कहता है कि यही गहरी एकाग्रता हमें मुश्किल विषयों या समस्याओं की तह तक जाने में मदद करती है और उनके ऐसे हल खोजने में मदद करती है जो शायद सतही सोच से कभी न मिले। ये सिर्फ फोकस नहीं है, ये गहराई तक भेदने की क्षमता है। अच्छा, यानी सिर्फ चीजों पे ध्यान देना नहीं, बल्कि ध्यान को एक गहराई तक ले जाना। समझी। और तीसरा पहलू वो क्या है? तीसरा और शायद सबसे अहम
है भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। भावनात्मक स्थिरता, ज्ञान के लिए ये कैसे? हाँ, ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, खुशी हो, दुख हो, उनको बिना उनसे बहे या उनमें उलझे बस देख सकें, उन्हें समझ सकें, एक साक्षी भाव से। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जब हम भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं तो हमारी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, ये बात तो है। आप खुद सोचिए, अगर आप बहुत गुस्से में हैं या बुरी तरह डरे हुए हैं तो क्या आप कुछ नया सीख सकते हैं? मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान कहीं और ही रहता है ना? तो भावनात्मक स्थिरता एक शांत जमीन तैयार करती है जिस पर फिर ज्ञान का पौधा ठीक से उग सके। ये वाकई दिलचस्प है कि भावनात्मक स्थिरता को ज्ञान से सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। आमतौर पर हम इसे सिर्फ मन की शांति या पर्सनल वेलबींग से जोड़ते हैं। हाँ, तो ये तीनों, मानसिक स्पष्टता, केंद्रित जागरूकता और भावनात्मक स्थिरता, क्या ये एक साथ काम करते हैं या अलग-अलग? या दिलचस्प बात यही है कि ये अलग-अलग नहीं है। स्रोत यही बताता है कि ये एक दूसरे को सहारा देते हैं, मजबूत करते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, स्पष्ट मन से ध्यान लगाना आसान होता है ना? हाँ। गहरे ध्यान से भावनाओं को समझना और उन्हें स्थिर रखना संभव हो पाता है। और स्थिर भावनाएं मन को और अधिक स्पष्टता देती हैं, तो ये एक तरह का सकारात्मक चक्र बन जाता है, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप, समझिए। जो ज्ञान और समझ के विकास के लिए एक आदर्श आंतरिक माहौल बनाता है। तो ये सिर्फ मन शांत करना नहीं है, ये मन को ज्ञान अर्जित करने के लायक बनाना है। असल तैयारी है ये प्रक्रिया तो समझ में आ रही है, लेकिन क्या हमारे शास्त्र सिर्फ यही कहते हैं कि भाई ध्यान करो और ज्ञान मिल जाएगा, या वो इस संबंध को और विस्तार से भी समझाते हैं? स्रोत में कुछ और शास्त्रीय प्रमाण भी थे शायद। हाँ, बिल्कुल। शास्त्रों में ये संबंध बहुत गहरा बताया गया है और स्पष्ट है। श्रोप ने बृहदारण्यक उपनिषद की उस मशहूर प्रार्थना का जिक्र किया है, अस्तो मा सद्गमय। हाँ, वही, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। यहाँ असतो मा सद्गमय का सीधा अर्थ क्या है? मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्य यहाँ अज्ञान का प्रतीक है और सत्य ज्ञान का। ये प्रार्थना क्या दिखाती है? ज्ञान की तीव्र प्यास। और उपनिषद बताते हैं कि इस यात्रा का एक मुख्य साधन, एक मुख्य वाहन ध्यान ही है। और गीता, आपने अध्याय 4 श्लोक 33 का भी जिक्र किया था शुरू में, उसमें ज्ञान और अभ्यास के बारे में क्या खास बात है? हाँ, गीता का वो श्लोक 4.33 बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ जो है वो सभी द्रव्यों से होने वाले यज्ञों से श्रेष्ठ है और सारे कर्म अंततः ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। और आगे ये भी कहा गया है कि श्रद्धावान व्यक्ति ही जो तत्पर है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके वो शीघ्र ही परम शांति को पाता है। अच्छा, तो यहाँ ज्ञान को केवल किताबी जानकारी नहीं माना गया। स्रोत इसी ओर इशारा करता है कि गीता के अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो अभ्यास के साथ जुड़ा हो। अभ्यास यानी क्या? ध्यान, आत्मानुशासन, इंद्रिय संयम। हाँ। जब ज्ञान इस अभ्यास से जुड़ता है तभी वो मुक्ति या परम शांति तक ले जाता है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे जीना, उसे अनुभव करना जरूरी है। हाँ। और ध्यान इसमें केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो मतलब ये कोरी दार्शनिक बातें नहीं है, ये एक तरह का व्यवहारिक मार्गदर्शन है, प्रैक्टिकल गाइडेंस। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हाँ, बिल्कुल। ये श्लोक सिर्फ ये नहीं बता रहे कि ज्ञान क्या है, बल्कि ये भी संकेत दे रहे हैं कि ज्ञान तक पहुंचे कैसे। ये ध्यान को ज्ञान प्राप्ति की एक क्रियात्मक व्यवहारिक पद्धति के रूप में स्थापित करते हैं। ये सिद्धांत और साधना का संगम है, थ्योरी और प्रैक्टिस का मेल। बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन सवाल उठता है रोजमर्रा की जिंदगी का, इसे उतारा कैसे जाए? क्या स्रोत में ज्ञान और बुद्धि बढ़ाने के लिए कोई खास करने योग्य ध्यान तकनीक भी बताई गई है? क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर शुरुआत कहाँ से करें, ये सवाल रहता है अक्सर। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत में एक सरल लेकिन असरदार तकनीक के कुछ चरण दिए गए हैं जिन्हें कोई भी आजमा सकता है। इसे हम ज्ञानवर्धक ध्यान कह सकते हैं। अच्छा, ज्ञानवर्धक ध्यान बताइए। तो पहला चरण, आराम से बैठें, कुर्सी पर या जमीन पर, जैसे सुविधा हो। बस जरूरी है कि रीढ़ सीधी रहे और आंखें हल्के से बंद कर लें। ठीक है। दूसरा चरण, कुछ गहरी लयबद्ध सांसें लें। महसूस करें कि शरीर और मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। अगर विचार आ रहे हैं, और वो तो आएंगे ही, तो उन्हें बस आते जाते देखें, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं।
उनसे उलझना नहीं है, उन्हें कोई लेबल नहीं देना, अच्छा बुरा नहीं कहना, बस देखना है। बस देखना है। तीसरा चरण, स्रोत सुझाव देता है कि आप चाहें तो मन ही मन या बहुत धीमे स्वर में किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र, या कोई भी ध्वनि या शब्द जो आपको शांति दे, जिससे आप जुड़ाव महसूस करें। ये मंत्र एक एंकर की तरह, एक लंगर की तरह काम करता है। मन को विचारों में पूरी तरह बह जाने से रोकता है। अच्छा। चौथा चरण, अब अपनी जागरूकता को, अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने माथे के बीच ले जाएं, भौहों के मध्य बिंदु पर। इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। हाँ, आज्ञा चक्र। वहां कल्पना करें कि एक शांत सौम्य प्रकाश है। महसूस करें कि ये प्रकाश आपके भीतर स्पष्टता ला रहा है, समझ ला रहा है, ज्ञान का प्रकाश। पांचवा चरण, अब अपने इरादे पर, अपने संकल्प पर ध्यान दें। आप ये ध्यान क्यों कर रहे हैं? शायद आप मानसिक स्पष्टता चाहते हैं, या किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, या अपनी सीखने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। जो भी आपका इरादा है, उसे शांति से अपने मन में स्थापित करें। ठीक है। और छठा चरण, कुछ देर इसी शांत जागरूकता और प्रकाश की भावना में बने रहें। फिर धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपने शरीर और आसपास के वातावरण में लाएं। कुछ पल कृतज्ञता के भाव में रहें और फिर धीरे से अपनी आंखें खोल लें। ये सुनने में वाकई काफी सहज लग रहा है और करने योग्य भी। इसमें कोई बहुत जटिल कर्मकांड नहीं है और शायद रोज 10-15 मिनट निकालना भी संभव हो सकता है इसके लिए। हाँ, बिल्कुल। आपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। क्या स्रोत ये बताता है कि ज्ञान के लिए ये बिंदु खास क्यों है? हाँ, स्रोत संकेत देता है कि जो परंपरागत योगिक और तांत्रिक ज्ञान है हमारा, उसमें आज्ञा चक्र को अंतर्ज्ञान का, विवेक का और मानसिक स्पष्टता का केंद्र माना जाता है। अच्छा। तो इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना एक तरह से सीधे तौर पर ज्ञान और बुद्धि से जुड़े जो हमारे मानसिक शंकाएं हैं, जो फैकल्टीज हैं, उन्हें जागृत करने का एक प्रयास माना जाता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा और चेतना को एक खास दिशा देने की कोशिश है। ये समझना जरूरी था कि हर कदम का एक उद्देश्य है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के अभ्यास से वाकई फर्क पड़ता है? क्या स्रोत में इसके वास्तविक जीवन में परिणाम के कुछ उदाहरण हैं? क्योंकि कहानियां अक्सर सिद्धांतों से ज्यादा असर करती हैं। हाँ, स्रोत में 2 तरह के उदाहरणों का संक्षिप्त जिक्र है। एक आधुनिक उदाहरण एक छात्र का है। कहानी बहुत विस्तार से नहीं दी गई है, पर उसका सार ये है कि एक छात्र था जो शायद अपनी पढ़ाई में संघर्ष कर रहा था। उसने लगभग 1 महीने तक रोजाना इस तरह के ध्यान का अभ्यास किया और उसने पाया कि उसकी मानसिक स्पष्टता बढ़ी, उसका फोकस बेहतर हुआ और नतीजतन उसके अकादमिक प्रदर्शन में भी सुधार आया। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि इसका असर मापा जा सकता है, देखा जा सकता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाली गतिविधि नहीं है, बल्कि इसका प्रदर्शन पर, परफॉर्मेंस पर सीधा असर हो सकता है। ये तो आज के प्रतियोगी माहौल में काफी प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण कौन सा था? दूसरा उदाहरण हमारे प्राचीन ऋषियों का है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि हमारे यहाँ ज्ञान योग यानी ज्ञान का मार्ग और ध्यान योग यानी ध्यान का मार्ग, इनको हमेशा से जुड़ा हुआ माना गया है। हाँ। प्राचीन ऋषि मुनि जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, वो केवल गहरे विचारक फिलोसोफर नहीं थे, वे गहन अभ्यासी भी थे, प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने मन को परिष्कृत किया, उसे तराशा, ताकि वे उच्चतम ज्ञान को ग्रहण कर सकें, उसे आत्मसात कर सकें। उनका पूरा जीवन ही एक तरह से ध्यान और ज्ञान के संगम का प्रमाण है। तो ये आधुनिक छात्र का अनुभव और प्राचीन ऋषियों का जीवन, दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं। इस पूरी चर्चा से मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं हमारे लिए? मुझे लगता है सबसे पहला और बुनियादी निष्कर्ष तो ये है कि ध्यान का दायरा हमारी आम सोच से कहीं बड़ा है। ये सिर्फ तनाव घटाने या मन शांत करने की एक तकनीक भर नहीं है। स्रोत इसे मन, बुद्धि और हमारी जो आंतरिक सत्ता है, हमारा जो सेल्फ है, उसके बीच एक पुल की तरह देखता है। आत्म साक्षात्कार तक ले जाने वाला पुल। हाँ, ये एक समग्र अभ्यास है, एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है जो हमारे अस्तित्व के कई आयामों को छूता है और उन्हें एकीकृत करता है, जोड़ता है। और दूसरी अहम बात शायद ये है कि ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि एक प्राचीन ज्ञान है जिसे अब आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर भी परखा जा रहा है और सही पाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये दूसरा मुख्य टेकअवे है। हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों ने जो कहा, आज न्यूरोसाइंस ब्रेन वेव पैटर्न का अध्ययन करके, मस्तिष्क पर ध्यान के प्रभावों का अध्ययन करके उसी की पुष्टि कर रहा है एक तरह से।
ये प्राचीन अनुभवजन्य ज्ञान यानी एम्पिरिकल नॉलेज और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का एक शक्तिशाली मिलन है जो ध्यान की प्रामाणिकता को और मजबूत करता है। और तीसरा, जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा काम का है, वो है नियमित अभ्यास का महत्व, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। स्रोत साफ तौर पे कहता है कि रोजाना थोड़ा समय निकालना जरूरी है, चाहे 15-20 मिनट ही क्यों ना हो। अगर नियमित रूप से ध्यान किया जाए तो एकाग्रता में, स्मृति में, अंतर्ज्ञान में और रचनात्मकता में धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सुधार आ सकता है। यहाँ निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी शायद अवधि से यानी ड्यूरेशन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा ही सही पर रोज हो। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर मैं इसे एक वाक्य में कहना चाहूँ तो मतलब ये कि ज्ञान पाना सिर्फ जानकारी या फैक्ट्स जमा करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपने भीतर स्पष्टता लाना है, गहरी समझ विकसित करना है और विवेक को जगाना है। और इस आंतरिक सफर में ध्यान एक बहुत भरोसेमंद और शक्तिशाली साथी साबित हो सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है ना, कि हम ज्ञान को परिभाषित कैसे करते हैं। क्या ज्ञान सिर्फ सूचनाओं का अंबार है जो हम इंटरनेट से, किताबों से इकट्ठा करते रहते हैं, या ज्ञान एक ऐसी गहरी समझ है जो हमें बदल देती है, हमारे जीने का नजरिया बदल देती है। स्रोत स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि ध्यान हमें दूसरे वाले मार्ग पर ले जाता है, सूचना से आगे बढ़कर सच्ची समझ और विवेक तक। और यही शायद आज हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय बिंदु भी हो सकता है। इस स्रोत सामग्री के आधार पर एक सवाल मन में उठता है, आज जब हम चारों तरफ से सूचनाओं की बमबारी झेल रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, जहां हर पल कुछ नया आ रहा है, तो क्या ध्यान वो साधन बन सकता है जो हमें इस शोर में से ज्ञान के मोती चुनने में मदद करे? हाँ, ये प्रासंगिक सवाल है। अगर ज्ञान सिर्फ जानना नहीं बल्कि उसे पचाना है, आत्मसात करना है और जीवन में उतारना है, तो इस पूरे प्रक्रिया में ध्यान व्यक्तिगत स्तर पर कैसे और गहरा उतरने में हमारी मदद कर सकता है? ये वाकई सोचने लायक सवाल है और इसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा, अपने अनुभव से। इस गहरी और ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ध्यान और ज्ञान के इस प्राचीन और गहरे संबंध को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी।